नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रेणुका एक साधारण मगर मजबूत इरादों वाली लड़की थी। गांव के एक छोटे से घर में वह अपने पिता हरिशंकर के साथ रहती थी। माँ का देहांत बहुत पहले हो चुका था और बड़ा भाई अमित शादी के बाद शहर जाकर अपने ससुराल में रम गया था। जब माँ जिंदा थी, घर में हंसी खुशी का माहौल होता था, मगर उनके जाने के बाद सब कुछ बदल गया। हरिशंकर अंदर ही अंदर चुके थे, लेकिन अपने बेटे के सहारे की उम्मीद में जीते रहे। रेणुका पढ़ाई में होशियार और दिल से बेहद भावुक थी। उसने कभी पिता से शिकायत नहीं की, भले ही हर बार उसके हिस्से में वही आया। भूल, अनदेखी, तिरस्कार। उसे स्कूल भी अकेले जाना होता था। बारिश में भीगना, बिना चप्पल के चलना और हर खुशी से वंचित रहना उसके लिए सामान्य था। मगर उसने कभी पिता से कुछ नहीं कहा। समय बीतता गया। अमित ने शहर में नौकरी पकड़ ली और धीरे धीरे पिता से दूरी बना ली। वह सालों तक घर नहीं आया। पिता ने बार बार फोन किया, खत लिखे, लेकिन जवाब नहीं आया। रेणुका अब घर की देखभाल करने लगी थी। खाना बनाना, साफ सफाई, खेतीबाड़ी में पिता का हाथ बंटाना और अब पास के स्कूल में बच्चों को पढ़ाना भी। एक दिन हरिशंकर की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, उम्र हो गई है, दिल और फेफड़े कमजोर हो चुके हैं, अब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। रेणुका ने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह पिता की सेवा में लग गई। वह अब हर सुबह उनका नाश्ता, दवाइयाँ, नहाना धुलाना सब करती। एक शाम वह कमरे में गई तो देखा कि पिताजी खिड़की के पास चुपचाप बैठे हैं, आंखें नम। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, रेणुका, मुझे तुझसे कुछ कहना है। हाँ पिताजी, रेणुका ने पास जाकर पूछा। मैंने जीवन में बहुत गलतियां की। बेटे की चाह में बेटी को अनदेखा किया, अमित को सब कुछ दिया, तुझे बस सहना पड़ा। पर आज समझ आया कि सहारा वो नहीं होता जो दूर चला जाए, सहारा वो होता है जो साथ खड़ा रहे। रेणुका की आंखें भर आई। उसने उनके कांपते हाथ थामते हुए कहा, पिताजी, अब बीती बातों को भूल जाइए। अब मैं सिर्फ आपकी बेटी नहीं, आपका साया हूँ। हरिशंकर की आंखों में पहली बार गर्व था, पछतावे से नहीं, अपनापन से। हरिशंकर की हालत धीरे धीरे बिगड़ रही थी। एक रात उन्होंने रेणुका को पास बुलाया और कहा, मेरी एक आखिरी इच्छा है। जब मैं चला जाऊं, मेरी चिता को आग तू देना। अमित को मत बुलाना। जिसने जीते जी मेरे वजूद को भुला दिया, वह मेरी विदाई में नहीं होना चाहिए। रेणुका कांप गई, मगर उसने सिर झुकाकर हामी भर दी। अगले दिन वह उन्हें पास के अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा, अब सिर्फ दवाओं से नहीं, स्नेह और देखभाल से ही इन्हें बचाया जा सकता है। रेणुका मुस्कुराई तो डॉक्टर साहब, वह तो मैंने पहले ही शुरू कर दिया है। एक सुबह जब रेणुका उन्हें दवा देने गई, देखा कि उनका शरीर ठंडा हो रहा था। उन्होंने बहुत धीमे से कहा, हूं या बेटी, तूने जो किया है वह कोई बेटा भी नहीं कर पाता। रेणुका की आंखों से आंसू बह निकले। पिताजी, अब आराम कीजिए, आप थक गए हैं। हरिशंकर की सांसें धीमी हो गई। कुछ ही देर में उन्होंने आंखें बंद कर लीं। उनकी हथेली रेणुका के हाथ में थी, ठंडी लेकिन हल्की मुस्कान के साथ। रेणुका ने उनकी इच्छा के अनुसार अंतिम संस्कार किया। चिता को आग देते वक्त उसका दिल टूटा, लेकिन आंखों में गर्व था। गांव में हर किसी ने पहली बार देखा कि एक बेटी ने अपने पिता को कांधा दिया, अग्नि दी और उनके नाम को सम्मान से विदा किया। अमित को खबर दी गई, मगर वह 2 दिन बाद आया। जब गांव वालों ने उसे पिता की वसीयत बताई तो वह नजरें झुकाकर खड़ा रहा। रेणुका ने बस इतना कहा, यदि परेशानी के दिनों में आप वापस मुड़कर देख लेते, शायद यह दिन न आता। रेणुका के हाथों पिता की वसीयत की घोषणा के बाद गांव की पंचायत में सन्नाटा छा गया था। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि हरिशंकर, जो अपनी बेटी को हमेशा चुपचाप रहने वाली एक साधारण लड़की मानते थे, उसी बेटी को अपनी पूरी जायदाद सौंप जाएंगे। गांव के बुजुर्ग, जो सदियों से बेटों को ही संपत्ति का वारिस मानते आए थे, वे भी अब आंखें झुकाकर रेणुका के फैसले और उसकी सेवा भावना का सम्मान कर रहे थे। हर आंख में सम्मान, हर हंठ पर सराहना थी। रेणुका ने वह कर दिखाया था जो शायद बेटों से भी नहीं हो पाता। लेकिन दूसरी ओर पंचायत सभा में अमित और उसकी पत्नी के चेहरे पर उथल पुथल साफ छलक रही थी। अमित का सिर शर्म से झुका हुआ था।
पर उसकी पत्नी की आंखों में आज भी वही लालच तैर रहा था। उसके लिए यह सिर्फ एक संपत्ति का मामला था, एक साधारण गांव की करोड़ों की जमीन जिसमें वह अपने ऐशो आराम का भविष्य देख रही थी। सभा के बाद घर लौटते समय अमित ने रेणुका को देखा। उसकी बहन अब पहले से कहीं ज्यादा सशक्त दिख रही थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, चेहरे पर सुकून और चाल में गरिमा। वह अब सिर्फ किसी की बहन नहीं, अपने पिता की असली वारिस और उनकी अंतिम इच्छा की पूर्ति करने वाली बेटी बन चुकी थी। कुछ ही दिन बीते थे कि गांव के मंदिर प्रांगण में अमित ने अकेले में रेणुका से मुलाकात की। उसका चेहरा थका हुआ, आंखें नम और जुबान कांप रही थी। रेणुका, अमित ने धीरे से कहा, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने आपको, पिताजी को और खुद को धोखा दिया। आपने जो किया वह मैं कभी नहीं कर पाता। क्या मुझे माफी मिलेगी? रेणुका ने बिना किसी क्रोध के बहुत शांत भाव से उसकी आंखों में देखा और कहा, भैया, एक बेटी अपने पिता के लिए क्या कर सकती है? यह शायद अब आपको समझ में आया होगा। माफ करना मेरा धर्म है, लेकिन शर्त यह है कि आप फिर कभी इस गांव और रिश्तों से मुंह नहीं मोड़ेंगे। अमित की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार सच में बहन को गले लगाया। वह अब जान चुका था कि असली सुख दौलत में नहीं, बल्कि रिश्तों के अपनापन में होता है। लेकिन इस बीच उसकी पत्नी की आंखों में आग धकने लगी थी। वह किसी भी कीमत पर यह संपत्ति गंवाना नहीं चाहती थी। उसने अमित को लगातार उकसाना शुरू कर दिया। इतना बड़ा बेवकूफ बना दिया तुम्हारी बहन ने तुम्हें। वह छल्लाकर बोली, करोड़ों की जायदाद तुम्हारे हाथ से चली गई और तुम गले मिलकर रो रहे हो। कोई केस करो, वकील से बात करो, कुछ तो करो। अमित ने सिर झुका लिया। अब उसके अंदर न कोई लालच बचा था, न क्रोध। बस एक गहरी शर्म और पछतावा रह गया था। उसने अपनी पत्नी से कहा, जिन रिश्तों को मैंने खुद से तोड़ दिया था, अब कानून से क्या पाने की उम्मीद रखूं? अगर तू सच में मेरा भला चाहती है तो मुझे मेरे पिता की माफी दिलवा। लेकिन तूने ही मुझे उनसे दूर किया। तूने ही कभी गांव वापस न जाने देने की कसम खिलाई थी। पत्नी तिलमिलाई, लेकिन अमित की बदलती सोच को देखकर अब वह खुद अकेली पड़ने लगी थी। वक्त बीता गया। रेणुका अब गांव की जिम्मेदार, समझदार और सबकी मदद करने वाली बेटी बन चुकी थी। वह गांव के बच्चों को पढ़ाती, वृद्धों की सेवा करती और जरूरतमंदों की सहायता में जुटी रहती। हर कोई उसे साए की छांव कहने लगा था, जिस छांव में अब गांव के कई लोग सुकून पाते थे। एक दिन गांव के मंदिर में भजन संध्या के आयोजन में सब लोग जुटे थे। रेणुका, जो हमेशा पीछे बैठती थी, इस बार मंच पर थी। अचानक गांव के पंडित जी ने माइक में कहा, आज इस सभा में हम उस बेटी को सम्मानित करना चाहते हैं जिसने पिता को कंधा देकर समाज को आईना दिखाया। तालियों की गूंज में रेणुका आगे आई, लेकिन तभी एक हलचल हुई। अमित मंच की ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक कागज था। सब सोचने लगे, क्या अब वह वसीयत के खिलाफ कुछ कहेगा? लेकिन अमित ने कागज मंच पर रख दिया और बोला, यह मेरे हाथों लिखा एक हलफनामा है। मैं आजीवन अपनी बहन के इस अधिकार को चुनौती नहीं दूंगा, बल्कि उसे अपना सम्मान समझूंगा। मैं अब इस गांव में वापस बसना चाहता हूँ, उस बहन की छांव में जो कभी साया बनकर खड़ी रही। रेणुका की आंखें भर आईं। वह आगे बढ़ी और अपने भैया का हाथ थाम लिया। कुछ महीने बाद गांव में फिर शहनाइयों की गूंज सुनाई दी। इस बार रेणुका की शादी की तैयारी हो रही थी, लेकिन यह शादी कोई सामान्य शादी नहीं थी। इसमें दहेज नहीं था, दिखावा नहीं था, सिर्फ अपनापन था। गांव के हर कोने से लोग शामिल हुए। दूल्हा था डॉक्टर आनंद, वही जिसने हरिशंकर की तबीयत के समय रेणुका को सहारा दिया था और धीरे धीरे उसकी सेवा भावना से प्रभावित होकर दिल दे बैठा था। आनंद और रेणुका की शादी गांव भर की प्रेरणा बन गई। रेणुका ने विदाई के समय अपने भाई से कहा, भैया, यह घर अब भी तुम्हारा है। मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी परछाई यहाँ हमेशा रहेगी। अमित ने गले लगाकर कहा, अब कोई फर्क नहीं पड़ता रेणुका, क्योंकि आज तेरी छांव में मुझे मेरी आत्मा वापस मिल गई है। गांव के पुराने पीपल के नीचे सुबह की किरणें जब धूप बनकर फैली तो घर आंगन में एक नई ऊर्जा बह रही थी। कभी जो घर तन्हा और सुना था, अब वहां हर कोने से रौनक छांक रही थी।
अमित के चेहरे पर सालों बाद मुस्कान लौट आई थी और उसकी पत्नी, जो कभी शहर की भीड़ में खुद को खो चुकी थी, अब गांव की सादगी में अपनी पहचान तलाश रही थी। रेणुका जब खबर सुनकर अपने पति आनंद के साथ आई, तो वह सीधी जाकर अपने भैया के गले लग गई। भैया, आपने बहुत सहा है। अब भगवान ने आपको आपकी मेहनत का फल दिया है। मेरी प्यारी भाभी अब सचमुच आपकी अर्धांगिनी बन चुकी है। रेणुका की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू खुशी और संतोष के थे। भाभी ने भी शर्माते हुए पहली बार रेणुका के पैर छुए और कहा, तुम जैसी ननद और बेटी हर घर में होनी चाहिए। मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अब मैं सच में संभल गई हूँ। अमित के घर में अब हर दिन किसी उत्सव से कम नहीं था। गांव की औरतें जब तब भाभी को घेरे बैठती, गर्भावस्था के किस्से सुनाती, देसी नुस्खे बताती और बच्चा पैदा होने की तैयारियों में जुट जाती। अमित, जो पहले खामोश और टूट चुका था, अब हर शाम आंगन में बैठकर मुस्कुराता रहता, अपनी पत्नी का ध्यान रखता और उस आने वाले नन्हे मेहमान के ख्वाब समझौता, जिसे उसने कभी अपने जीवन में खोया हुआ समझा था। रेणुका भी बार बार आती, कुछ दिन रह जाती और फिर लौट जाती। आनंद, जो एक समझदार और सहृदय व्यक्ति था, हमेशा उसे प्रोत्साहित करता। रेणुका, तुम्हारा भैया अब खिल रहा है। तुमने उसकी जड़ें सींची हैं, अब फल भी देखो। दिन बीतते गए, 9 महीने जैसे पंख लगाकर उड़ गए और एक दिन भोर में गांव की पावन हवा में एक नई किलकारी गूंजी। अमित और उसकी पत्नी को बेटा हुआ था। अमित की आंखों में उस क्षण जो चमक थी, वह किसी हीरे से कम नहीं थी। वह दौड़ता हुआ बाहर आया, हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और फूट फूट कर रो पड़ा। यह आंसू सालों की तपस्या के थे। रेणुका को जब यह खबर मिली, तो वह दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची। उसने बच्चे को गोद में लिया और कहा, इसे मैं अपनी गोद में लेकर बड़ा करूंगी, लेकिन इसकी माँ हमेशा मेरी भाभी ही रहेंगी। यह मेरा नहीं, इस परिवार की एक नई शुरुआत का प्रतीक है। बच्चे का नाम रखा गया आशय, जिसका अर्थ था उम्मीद। आशय के जन्म के साथ ही रिश्तों की सभी गांठें खुलने लगी थीं। अब अमित की पत्नी पूरी तरह से गांव की मिट्टी में घुल मिल गई थी। वह खुद मंदिर जाती, गांव की स्त्रियों से मिलजोल रखती और अपने पति और बेटे की देखभाल में खुद को समर्पित कर चुकी थी। रेणुका ने भी अब एक बालिका विद्यालय खोलने की ठान ली थी, जहां गांव की बेटियों को शिक्षा, आत्मनिर्भरता और संस्कारों की सीख दी जाए। उसके पति आनंद ने उसका पूरा साथ दिया और गांव के पास एक छोटी सी जमीन पर स्कूल का निर्माण शुरू हो गया। उसका नाम रखा गया हरिशंकर कन्या शिक्षालय, पिता की याद और बेटी की तपस्या का मिला-जुला प्रतीक। कुछ साल बीते, आशय अब 4 साल का हो गया था। आंखों में चमक, चाल में नटखटपन और बातों में मासूमियत। वह रोज सुबह उठकर अपने पिता की उंगली पकड़कर खेतों की सैर करता और शाम को अपनी बुआ के पास जाकर कहानियां सुनता। रेणुका का स्कूल अब गांव भर की लड़कियों के लिए एक नई उम्मीद बन चुका था। वह खुद बच्चों को पढ़ाती, उन्हें स्वावलंबन सिखाती और सिखाती कि बेटियां भी वंश की गरिमा बन सकती हैं। हर बार जब कोई माँ अपनी बेटी को स्कूल भेजती, तो कहती, हमारी बेटी भी रेणुका बनेगी। अमित अब समाज का सम्मानित व्यक्ति था। वह पंचायत का सदस्य था, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि वह एक समझदार भाई, पति और अब पिता बन चुका था। उसकी पत्नी, जो कभी सिर्फ शहरी चमक-दमक में खोई थी, अब गांव की परंपराओं में रच बस गई थी। एक दिन गांव में बड़ा समारोह आयोजित हुआ। हरिशंकर जी की पुण्यतिथि पर रेणुका के विद्यालय का एक नया भवन उद्घाटन होना था। गांव भर के लोग एकत्र हुए। मंच पर रेणुका, अमित, उनकी पत्नी और नन्हा आशय बैठे थे। गांव के मुखिया ने माइक पर कहा, हरिशंकर जी ने भले ही हमें छोड़ दिया हो, लेकिन उनकी बेटी ने हमें फिर से जोड़ दिया। यह विद्यालय, यह परिवार और यह एकता सब उस बेटी की छांव का परिणाम है। तालियों की गूंज में आशय ने माइक में बोलने की जिद की। रेणुका ने उसे माइक पकड़ाया और उसने मासूम आवाज में कहा, मैं बड़ा होकर बुआ जैसा बनूंगा। पूरा गांव हंस पड़ा। किसी ने ताली बजाई, किसी ने आंखें पच्छी और किसी ने चुपचाप आसमान की ओर देखा। शायद हरिशंकर जी भी वहीं कहीं मुस्कुरा रहे थे। अगर यह प्रेम कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।